वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है माधव। आप देख रहे हैं बैक टू बैक कैंडल्स और हम लोग करने वाले हैं निफ्टी 50 की एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एंड प्योर लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट। क्योंकि लिक्विडिटी इज द किंग ऑफ द मार्केट, बट उसको ट्रेड करने के लिए ना आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है अलग अलग टूल्स की। कुछ लोग प्राइस एक्शन का यूज करते हैं, कुछ लोग आईसीटी का यूज करते हैं, कुछ लोग एसएमसी का यूज करते हैं, कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस, कोई चार्ट पैटर्न्स का यूज करता है, कोई कैंडल स्टिक का यूज करता है। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनकी तरीके से मार्केट में ट्रेडिंग कराई जाती है। बट एक्चुअल में जो रियल चीज होती है जिसकी वजह से आपका ट्रेड सक्सेस होता है वो कौन है? वो है लिक्विडिटी। अगर लिक्विडिटी आपके फेवर में होती है तो आपका हर एक ट्रेड सक्सेसफुल होता है, लेकिन लिक्विडिटी आपके फेवर में नहीं है तो आपका ट्रेड सक्सेसफुल कितना ही क्यों ना हो, कितना अच्छा सेटअप क्यों ना हो, लेकिन वो जो है आपके विनिंग रेशियो में कन्वर्ट नहीं होगा, आपके विनिंग ट्रेड में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो उसी को देखते हुए जो है मैं आपको एक कंसेप्ट जो है वो सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे कंसेप्ट सिखाए हैं। धीरे धीरे करके मैं आपको एक एक कंसेप्ट सिखाता हूँ, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एनालिसिस वीडियो। क्योंकि पर्टिकुलर एक वीडियो बनाने से काम नहीं होता है। एनालिसिस वीडियो में हम उस कंसेप्ट को डेली अप्लाई करते हैं रियल मार्केट के अंदर। ठीक है, तो वो आपको रियल लाइफ का एग्जांपल देता है कि भाई आज मार्केट में इसका कंसेप्ट का यूज करता तो क्या मार्केट में सिचुएशन बनती। उसी को अगर आपको सीखना है, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग जो यहाँ पे वीडियोस देख रहे हैं ना, ये 4 से 5-7 वीडियोस, इनको आप देखो। ठीक है, देखने के बाद क्या होगा, आप लोग समझ जाएंगे कि भाई साहब इनके अंदर जो है हमने कैसे लिक्विडिटी का यूज किया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम जो है मेजरली किन लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको मेजरली दो लिक्विडिटी की बात कर रहा हूँ। पहला नाम है ईआरएल और दूसरा नाम है आईआरएल। ईआरएल क्या होती है? एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। और आईआरएल क्या होती है? इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। जो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होती है वो स्विंग लोज और स्विंग हाइस के ऊपर पाई जाती है। कोई भी एक पुल बैक बनता है तो उसके स्विंग हाई और स्विंग लो के ऊपर वो लिक्विडिटी पाई जाती है। अब इसके अंदर एक माइनर लिक्विडिटी होती है और एक मेजर होती है। माइनर आपको सिंपल समझ में आ गया होगा कि जैसे कि यहाँ पे छोटे छोटे पुल बैक्स बन रहे हैं, ये माइनर है। अब मैं मेजर की बात कैसे करूंगा? मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, या प्राइस ने यहाँ से यहाँ तक का एक हाई लगाया और इस लो को ब्रेक किया यहाँ पे जाके। ठीक है, तो ये हाई हमारा क्या है? मेजर स्विंग हाई है, और ये हमारा मेजर स्विंग लो है। तो ये तो हमारी क्या हो गई? मेजर ईआरएल हो गई, मेजर एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। और ये बीच में जो पुल बैक्स बन रहे हैं ये क्या है? हमारी माइनर हाइज माइनर लोज। तो ये क्या हो गए? हमारे माइनर ईआरएल और क्या बोलते हैं, माइनर जो हमारे लोज ईआरएल है, माइनर हाई ईआरएल है। ठीक है, लेकिन हमें फोकस किस पे करना होता है? मेजर वाले पे फोकस करना होता है। जब भी एक पुल बैक बनता है उसका लो ब्रेक होता है, या एक पुल बैक बनता है उसका हाई ब्रेक होता है, तो उसके नीचे एक मेजर स्विंग लो और एक मेजर स्विंग हाई बनता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ईआरएल बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे आईआरएल। तो आईआरएल एक्चुअल में क्या होती है? जब भी एक एफईजी बनती है, एफईजी क्या होती है? यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है, आपको मिल जाएगी, देख लेना। एफईजी जो है दो कैंडल्स के तीन कैंडल से मिलके बनती है। तो जब भी एफईजी बनती है तो जो एफईजी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, आईआरएल। ठीक है, तो ये हमारे दो कंसेप्ट होते हैं जिनकी तरफ से मार्केट जो है मूव करता है। मतलब प्राइस ईआरएल लेती है, मतलब स्विंग लो लिया मार्केट ने यहाँ पे, देन प्राइस आईआरएल में डिप किया, आईआरएल में डिप करने के बाद में प्राइस अगेन ईआरएल की तरफ मूव कर रही है। फिर ईआरएल लेने के बाद प्राइस अगेन आईआरएल में डिप करती है, डिप करने के बाद प्राइस अगेन ईआरएल लेती है। ठीक है, तो ये जो है मार्केट में कंटिन्यूअसली डेली बेसिस के ऊपर हर एक मिनट, हर एक 15 मिनट, हर एक 4 ओवर, हर एक सेकंड, मतलब हर टाइम पे जो है प्राइस ये चीज करती रहती है, करती रहती है, करती रहती है। क्योंकि यही क्या है? मार्केट का रूल है। मार्केट एक्सटर्नल टू इंटरनल, इंटरनल टू एक्सटर्नल, एक्सटर्नल टू इंटरनल, इंटरनल टू एक्सटर्नल, ये मूव करती रहती है। लेकिन इसको पकड़ने के लिए, इसमें ट्रेड करने के लिए हमें चाहिए होते हैं कंपोनेंट्स। तो वो कंपोनेंट्स आपके पास में कोई सा भी हो सकता है। स्ट्रक्चर ट्रेडिंग हो सकती है, जो कि हम यूज करते हैं प्रॉपर, बॉस चौक और आईडीएम वगैरह यूज करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह यूज करते हैं। सबसे बेस्ट, सबसे छोटे स्टॉप लॉस देने वाला और मेजर टारगेट, बड़े टारगेट्स को देने वाला, ये होता है। दूसरा होता है हमारे पास में जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह हो गए। तीसरा हमारे पास होता है आईसीटी। ठीक है, उसमें बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं। चौथा हमारे पास में यहाँ पे देखा जाए तो बहुत सारी और चीजें हैं, चार्ट पैटर्न्स वगैरह है। ठीक है, उनका भी आप लोग यूज कर सकते हो। आप हर तरीके से जो है उसका यूज कर सकते हो। बस आपको लिक्विडिटी एक्चुअल में किधर है और आईआरएल मार्केट ने लिया है तो आपको ये पता लग जाएगा कि अब मार्केट ईआरएल लेने जाएगा। ईआरएल लिया है तो मार्केट आईआरएल लेने जाएगा। इससे आपको पता लग जाएगा कि मार्केट में किस प्रकार का मोमेंटम आने वाला है, बनने वाला है। ये तो बात हो गई सारी इंट्रोडक्शन की, जिसमें मैंने आपको आईआरएल और ईआरएल का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देके समझा दिया। अगर आपको प्रॉपर ये स्ट्रेटेजी सीखनी है ना, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं,
और आप मुझे टेलीग्राम पे पर्सनली रीच आउट करके भी ये स्ट्रेटेजी मुझसे सीख सकते हैं। ये पेड स्ट्रेटेजी है, ठीक है। बाकी मैंने आपको मेजरली चीजें सिखा दी है, बाकी और इंपॉर्टेंट चीजें जो है इसमें और सीखना बाकी होती है, जैसे कि स्ट्रक्चर जो है वो आपको मार्क करना आना चाहिए, ठीक है। और फिर उसके थ्रू कैसे आप ट्रेड कर सकते हो वो भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे कि इसके थ्रू हम कैसे ट्रेड कर रहे हैं और कैसे क्या इसके रिजल्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो जैसा कि देखो हमने लास्ट वीडियो मतलब फ्राइडे को हमने जो बात करी थी वीडियो में, तो वो हमने क्या डिस्कशन किया था कि प्राइस ने यहाँ पे ईआरएल लिया, मतलब ये स्विंग लो है, ये स्विंग हाई है। तो प्राइस ने स्विंग लो लिया मतलब प्राइस ने एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। अब उसके बाद में प्राइस इंटरनल में जाएगी, तो इंटरनल या तो पीछे मौजूद होनी चाहिए थी, तो पीछे तो मौजूद नहीं थी हमारे पास में। और क्या बोलते हैं, या तो पीछे मौजूद नहीं है तो यहाँ पे मौजूद होनी चाहिए, तो यहाँ पे भी मौजूद नहीं है। तो अगर दोनों तरफ ही जो है आईआरएल मौजूद नहीं है, तो या तो मार्केट आईआरएल बनाएगा, अब वो या तो वो ऊपर की तरफ बनाएगा या फिर वो नीचे की तरफ बनाएगा, तो उसका हमें इंतजार करना होता है। लेकिन इसका हमें एक बेनिफिट मिलता है, वो क्या मिलता है कि हमें पता है कि भाई मार्केट में अब एक बड़ी कैंडल बनने वाली है, ठीक है, एक नहीं दो बनने वाली है, ठीक है। क्यों? क्योंकि दो कैंडल बनेगी कंटिन्यूस में, तब जाके तो एक एफवीजी का गैप बनेगा बीच में, ठीक है। तो मार्केट ने ऊपर तो बनाया नहीं, मार्केट ने आज खुलते ही एक बड़ी कैंडल बना दी, जो जिसकी हमें उम्मीद थी, उम्मीद, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट ने एक और कैंडल जो है नीचे की तरफ ही सस्टेन करते हुए बनाई। क्यों? हमें पता था कि भाई एक कैंडल जो है वो बनेगी एफवीजी बनाने के लिए, तो मार्केट ने वो क्रिएट कर दी। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, जब ईआरएल लिया था तो वापस ईआरएल नहीं लेता, ये ईआरएल वापस नहीं मानेंगे हम इसको, ये ईआरएल नहीं है, अभी हमें पहले आईआरएल चाहिए। तो मार्केट ने ईआरएल लिया, अब यहाँ पे एफवीजी बनाई, तब एफवीजी में मार्केट ने डिप लगाया, डिप लगाने के बाद ये क्या हुआ हमारा आईआरएल। अब आईआरएल लेने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा हो गया ईआरएल। मार्केट ने क्या कर लिया, इस लो का ईआरएल हंट कर लिया। अब ईआरएल लेने के बाद में पीछे की तरफ एक एफवीजी थी जो कि बिल्कुल फ्रेश थी, बिल्कुल क्या थी, अनमिटिगेटेड थी। देखोगे यहाँ पे एक एफवीजी है, ठीक है। तो हमेशा आईआरएल वही आपको काम में लेनी है जो बिल्कुल फ्रेश हो, मतलब फ्रेश एफवीजी को ही हम लोग आईआरएल को कंसिडर करेंगे, जो कि यूज में आ सकती है नेक्स्ट टाइम, ठीक है, चाहे से वो पहले की क्यों ना हो। तो मार्केट ने क्या किया, ईआरएल लेके आईआरएल में डिप कर दिया। अब आईआरएल मार्केट ने ले लिया, तो अब मार्केट क्या करेगा, ईआरएल लेगा। अब ईआरएल किधर किधर मौजूद है, इसको लेने के बाद ईआरएल मौजूद है इस हाई के ऊपर, और ईआरएल मौजूद है यहाँ पे। ये क्या है हमारा, ये हमारा स्विंग लो है, आप लोग देखेंगे यहाँ हमारी एफवीजी थी, उसके नीचे ये क्या है, हमारा एक स्विंग बना हुआ है। तो ये हमारा क्या है, एक स्विंग लो है, तो इसके नीचे भी क्या है हमारी जो है आईआरएल, सॉरी ईआरएल मौजूद है, मतलब एक्सटर्नल लिक्विडिटी मौजूद है। अब यहाँ पे हमने ट्रेड कैसे लिया वो समझते हैं, ठीक है। तो चलते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, जिसकी स्ट्रक्चर के ऊपर हम ट्रेडिंग करते हैं। देखो हम लोग है ना इस आईआरएल में जब प्राइस यहाँ पे आई थी 15 मिनट की आईआरएल में, तो ये ट्रेड हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे बॉस हुआ था और इंड्यूसमेंट हुआ ही नहीं था। तो इंड्यूसमेंट नहीं हुआ तो हम लोग एंट्री कैसे करेंगे, इसलिए। अब यहाँ पे प्राइस ने जैसे ही इस लो के नीचे की ईआरएल ली और आईआरएल में डिप कर दिया, तो अब आईआरएल में डिप कर दिया मतलब प्राइस ईआरएल की तरफ जाएगी, ठीक है। तो ईआरएल नीचे मौजूद था और ऊपर मौजूद था, लेकिन मैंने हमेशा कहा है आपको कि जब भी प्राइस डाउन साइड में ट्रेड कर रही हो, कैसे कर रही हो, मान लीजिए प्राइस ऐसे ऐसे डाउन आ रही है, ठीक है, ऐसे डाउन आ रही है, तो हमेशा जब यहाँ पे आईआरएल होती है, तो यहाँ पे अगर आपको एंट्री मिल रही है, यहाँ पे एंट्री मिल रही है 1 मिनट के स्ट्रक्चर में, तो यहाँ से यहाँ तक बड़ा ट्रेड प्लान कर सकते हो। लेकिन मान लीजिए कि आईआरएल यहाँ पे है, आपकी आईआरएल यहाँ पे है और आपको जो है इधर ईआरएल मौजूद है और इधर भी ईआरएल मौजूद है, तो आप लोग क्या करेंगे, 1:2 का ट्रेड प्लान करेंगे, इससे बड़ा ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आईआरएल नीचे से ली गई है, तो ऊपर भी ईआरएल होती है और जब प्राइस ऊपर जा रही होती है तो यहाँ पे भी ईआरएल छूट जाती है, तो प्राइस यहाँ से घूम के ऊपर की तरफ की लिक्विडिटी लेने के लिए भी जा सकती है। और वही एग्जैक्टली हुआ। आप टेलीग्राम पे जाके देखना मैंने क्या बताया था कि मैंने 1:2 क्यों लिया था, ठीक है, और वो 1:2 लेने का रीजन क्या था वो मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझाया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1:2 क्यों निकाला, मैंने यहाँ तक की लिक्विडिटी टारगेट क्यों नहीं करी, उसका रीजन मैंने बताया था, ठीक है। तो मैंने ये इसलिए नहीं किया क्योंकि ऊपर की लिक्विडिटी भी पेंडिंग होती है ऐसे केसेस में जब प्राइस नीचे से आईआरएल लेती है, तो ठीक है। जब डाउन ट्रेंड में मार्केट हो तो हमेशा आईआरएल भी ऊपर से मिलनी चाहिए आपको, और जब अप ट्रेंड में हो तो आईआरएल भी आपको नीचे से मिलनी चाहिए, क्योंकि नीचे से कंटिन्यूस में पैटर्न चल रहा होता है ऊपर की तरफ। तो जब प्राइस कंटिन्यूस में ऊपर जा रही होती है, ऐसे ऊपर जा रही होती है, तो यहाँ पे नीचे डिप करती है, तो यहाँ पे नीचे डिप करने का मतलब क्या है कि प्राइस आईआरएल में डिप कर रही है, और इधर ही हमारा क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक भी मौजूद होता है। तो दोनों कंबाइन कर जाते हैं, दोनों कॉन्फ्लुएंस कर जाते हैं, इसकी वजह से जब आप टारगेट करते हो इसको, तो आपका टारगेट बहुत जल्दी आता है,
बहुत कैंडल फास्ट मूव करती है, आपका प्रीमियम डिके नहीं होता है, आपको स्टॉप लॉस छोटा मिलता है, आप ट्रेंड के साथ में होते हो, आप लिक्विडिटी के साथ में होते हो, आपके पास एक हायर टाइम फ्रेम का कॉन्फिडेंस होता है और एक लोअर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर का कॉन्फिडेंस होता है। तो दोनों इतनी सारी चीजें मिलके आपका ट्रेड इतना बढ़िया तरीके से पूरा कराती है ना कि आपको जो मजा आता है वो बहुत ज्यादा शानदार होता है। ठीक है, और ये दिन में 1000 बार बनता है और ये हर बार बनता है और रोज बनता है, ऐसा नहीं कि एक ही दिन बनता है ये चीज। तो अगर आपको ये चीज़ सीखनी है ना तो आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें। मैंने ऐसे बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो लिक्विडिटी बेस्ड हैं, मैंने मेरे मेंबर्स को भी सिखाया हुआ है। आप भी मुझसे सीखें और उसके बाद ट्रेडिंग करेंगे ना तो आपको ट्रेडिंग में इतना ईज़ी लगेगा ना मनी बनाना। आप कोई सा भी एक कॉन्सेप्ट पकड़ सकते हो अपने फेवर के हिसाब से। बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, कोई इंडिकेटर का यूज़ नहीं है, सब कुछ यहाँ पे लिक्विडिटी बेस्ड मैंने सिखाया हुआ है। मेरे हमेशा जितने भी मैंने स्ट्रेटेजीज़ बनाई है, बिल्डअप करी है, सिखाई है, ठीक है, जितनी मेरी पेड स्ट्रेटजीज है, फ्री है, सब में मैंने लिक्विडिटी का ही यूज किया है। मैंने किसी में भी इंडिकेटर का यूज नहीं किया है। और जब आप मुझसे सीख लोगे ना तो आपके लिए भी बहुत ईजी हो जाएगा कोई भी लिक्विडिटी फाइंड करना, कोई भी ट्रेड को पकड़ने के लिए। ठीक है, अब हमने ये ट्रेड लिया कैसे है वो समझते हैं। तो जब प्राइस ने 15 मिनट पे यहाँ पे ईआरएल ले लिया था और आईआरएल में डिप कर दिया था तो प्राइस के बाद दो चॉइस थी कि प्राइस ऊपर चला जाए या नीचे चला जाए, दो चॉइस थी। ठीक है, तो हमने क्या देखा भाई, प्राइस जो है डाउन ट्रेंड में है, फेवर डाउन साइड का ज्यादा है। ठीक है, तो हमें टारगेट करनी थी ये लिक्विडिटी और हमें टारगेट मतलब पूरी नहीं करनी थी, हमें 1:2 चाहिए था मिनिमम, जो कि हम 1 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर ट्रेड करने के लिए यूज करते हैं। तो प्राइस ने जैसे ही इंड्यूसमेंट लिया उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मौजूद था हमारा, ये डीओबी जिसको बोलते हैं डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं ना, एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होता है, एक डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक होता है स्ट्रक्चर ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही प्राइस ने हमें एक इनसाइड बार का फॉर्मेशन दिया, हमने इसके लो ब्रेक पे एंट्री करी और इसके ऊपर का जस्ट हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा। ठीक है, देखो टेलीग्राम पे जिन्होंने मेरी वीडियो देख ली होगी उनको तो बोरियत लग रहा होगा, बट देखना आपको आगे भी चीज समझ में आएगी कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा हुआ यहाँ पे 1:2, ये हमारा क्या हो चुका है यहाँ पे 1:2 डन हो गया। स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केट ने मूव दिया और ये हमारा ट्रेड डन हुआ और ये हमारा आज का पी&ल रहा क्योंकि हमारी क्वांटिटी बड़ी थी। डिटेल में देखना है क्या क्वांटिटी थी सब कुछ था तो टेलीग्राम पे जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सब कुछ वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से जो हमारा 1:2 कंप्लीट हुआ, वैसे तो और मिला हमें लेकिन हमें 1:2 से मतलब था क्योंकि हमें पता है कि भाई मार्केट जो है वहां से रिवर्स हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमें उम्मीद ये थी कि भाई ऑब्वियसली बात है मार्केट को ईआरएल लेनी है तो मार्केट ट्रैप तो करने के लिए एक बार तो मूव देगा। ठीक है, और वो इतना छोटा मोटा मूव नहीं होता है, वो जरूर बढ़िया मूव होता है। मैक्सिमम चांसेस ज्यादा होते हैं कि मार्केट अच्छा मूव दे देता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज समझो, यहाँ पे समझने वाली क्या चीज है, मैंने उसके बाद कहा था टेलीग्राम पे कि आप जब इसका 0.5 का लेवल है अगर यहाँ पे ये स्वीप हो जाता है तो आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, आप लोग देखोगे इस लेवल के ऊपर इसने क्लोजिंग कर दी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस में दो एफईजीज थी, हाई से एक एफईजी ये रही, एक एफईजी ये रही, तो उस केस में हम 0.5 का लेवल यूज करते हैं। ठीक है, अब 0.5 के लेवल के ऊपर इसने क्लोजिंग कर दिया, अगर ये स्वीप हो जाता और उसके नीचे कैंडल क्लोज कर जाती आके तो हम लोग फर्दर सेलिंग देखते जरूर, पक्की वो सेलिंग आपको देखने को मिलती। लेकिन क्लोजिंग हो गई ऊपर, इसका मतलब ज्यादा चांसेस क्या थे मार्केट के अब यहाँ से ऊपर जाने के हो गए थे और वही हुआ। और दूसरा कारण क्या था, मैंने आपको बताया था कि जब आप डाउन साइड में ट्रेड कर रहे हो मतलब डाउन ट्रेंड में हो और प्राइस जब 15 मिनट पे नीचे से आईआरएल ले रही है तो मार्केट के पास दो चीज हो गई। अब समझना, देखो मैं 15 मिनट बताता हूँ टाइम फ्रेम। अब जब प्राइस ने यहाँ पे आईआरएल ले लिया तो प्राइस के पास अब दो जगह ईआरएल है, एक तो इस हाई के ऊपर ईआरएल है, एक प्राइस के पास इस लो के नीचे ईआरएल बन गई। तो अब मार्केट किसको भी हंट कर सकती है, किसी को भी, समझ रहे हो, मार्केट इसको भी हंट कर सकती है और जब ये हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे तो अब मार्केट इसके नीचे की लिक्विडिटी भी हंट कर सकती है। तो इसलिए दो ईआरएल मार्केट के पास आ जाती है जिसकी वजह से मार्केट में एक चांसेस ये होते हैं कि मार्केट ट्रैप कर देता है। तो इसलिए मार्केट ने लोगों को ट्रैप किया, जो अच्छी खासी सेलिंग में गए थे उनको ट्रैप किया और एक बड़ा रिवर्सल, कितना फास्ट मूव आया है आप लोग देख सकते हैं, इतना बड़ा मूव एकदम से लोगों के हक्के बक्के रह गए होंगे जिनका लॉस हुआ है, पूरा दिन मार्केट ऊपर ही रहा उसके बाद में। तो ये चीज थी। अब ये बाइंग क्यों आई है वो समझते हैं, देखो थोड़ी वीडियो आज लंबी हो सकती है, समझना हो कल एक्सपायरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आपके लिए। तो मैंने आपको बताया था 2-3 दिन पहले कि जब मार्केट यहाँ पे ईआरएल ले चुका था वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर, हायर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो मार्केट को आईआरएल लेना होगा। अब ना तो आईआरएल यहाँ पे मौजूद था ना यहाँ पे, क्योंकि सारी एफईजीज क्या है भरी हुई है, यहाँ पे कुछ भी काम फ्री नहीं है, मतलब एक भी यहाँ पे अनयूज्ड एफईजी नहीं बची हुई, सारी यूज्ड हो चुकी है। तो मैंने कहा था कि मार्केट सेलिंग दिखाएगा इतनी कि मार्केट में जो ये वाली एफईजी है वो प्रीमियम जोन में आ जाए। ठीक है, प्रीमियम जोन में आ जाए जिसकी वजह से सेलिंग हो सकती है। तो
मैं हमेशा जब भी अगर आपको इतनी बड़ी एक सेलिंग मिलती है, बाइंग मिलती है, तो मैं हमेशा प्रीमियम या डिस्काउंट ज़ोन के हिसाब से ही मैं सेल या बाय प्रेफ़र करता हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ से आपको अच्छी प्राइस मिलती है, छोटा रिस्क मिलता है और अच्छा आपको रिवॉर्ड मिलने के चांसेस होते हैं। तो जो ये प्रीमियम ज़ोन में अब हमें सेलिंग करनी है, क्योंकि हमारा 4 ओवर का इन्वेस्टमेंट नीचे की तरफ बैठा हुआ है। तो हमें सेलिंग करनी है, तो प्राइस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रीमियम ज़ोन के एफवीजी से गिरने की कोशिश करेगी और ये प्रीमियम ज़ोन की एफवीजी बन चुकी है। अब प्राइस यहाँ तक जो है बाइंग दिखा सकती है, तो इसलिए जो है मार्केट में रिकवरी आना ज़रूरी था, क्योंकि मार्केट को हायर टाइम फ्रेम के ऊपर भी सेलिंग दिखाना सॉरी बाइंग दिखा के फिर सेलिंग करवाना शुरू करना पड़ेगा, ठीक है? इसीलिए। तो यह यहाँ पे जो है कल तक अब बाइंग कहाँ तक आपको देखने को मिल सकती है? आपको ये पता लगा कि भाई बाइंग कहाँ तक आ सकती है? बाइंग यहाँ तक आ सकती है, जो कि ये 25,941 का लेवल, मतलब 150 पॉइंट और ऊपर तक की बाइंग आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है? बहुत ज़्यादा चांसेस उसके बन रहे हैं। अब बात करते हैं 15 मिनट के ऊपर, यहाँ पे समझना, तो प्राइस ने आईआरएल लिया और प्राइस ने यहाँ पे ईआरएल इस हाई की हंट कर ली। एक ईआरएल ये ले ली, साथ में एक ईआरएल ये भी ले ली, तो कोई दिक्कत नहीं है। ईआरएल लेने से मतलब था, मार्केट ने कंटिन्यूस में ईआरएल लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब उसके बाद ईआरएल लिया तो अब मार्केट को आईआरएल चाहिए। क्या चाहिए? आईआरएल। अब मार्केट में देखोगे यहाँ पे इतनी बड़ी एक कैंडल बनी है, इतनी सारी, तो हम कौन सी एफवीजी यूज करें? तो मैं पर्सनली कौन सी करता हूँ? डिस्काउंट जोन की, क्योंकि हमें बाय करना है। डिस्काउंट जोन में एफवीजी कौन सी है? ये वाली है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बाय नहीं किया था। जब अब हम दिखाऊंगा यहाँ पे क्या सेटअप बना था, तो हमने यहाँ पे बाय क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे हमारी एफवी डिस्काउंट जोन की ये वाली बैठी हुई थी, इसलिए हमने यहाँ पे बाय नहीं किया। अब चलते हैं 1 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर। तो यहाँ पे मार्केट ने किया कि यहाँ पे मार्केट ने चॉक किया। चॉक करने के बाद में यहाँ पे क्या हुआ? इंड्यूसमेंट हुआ। इंड्यूसमेंट के बाद मार्केट में बॉस हुआ, ठीक है? अब देखो यहाँ पे जो है हमने इस लेवल पे यहाँ पे जो है बाइंग नहीं करी 12:40 पे, ठीक है? तो ये हमारी क्या थी? हमसे बस ये वाला ट्रेड मिस हुआ था दोस्तों यहाँ पे। ये जब ये 12 बज के ये वाला जो ट्रेड बन रहा था ना हमारा 12:30, ठीक है? और ये जब कैंडल चल रही थी, मतलब 12:30 पे कैंडल शुरू हुई थी ना हमारी ये वाली, ठीक है? तो इस केस में जो है हम लोग ये वाला ट्रेड ले सकते थे, ये वाला। मैं उस वक़्त एक्टिव नहीं था, इसलिए मेरा ये ट्रेड छूट गया। क्योंकि ये ट्रेड हम क्यों ले सकते थे वो समझना, मार्केट ने क्या लिया था, मार्केट ने यहाँ पे ईआरएल हंट किया था। अब ईआरएल मार्केट ने लिया है तो मार्केट आईआरएल में जाएगा। अब आईआरएल किधर है मार्केट के पास? नीचे मौजूद थी, ठीक है? और मार्केट के पास यहाँ पे ऊपर मौजूद थी, ठीक है? प्राइस कंटिन्यूअस में जा रही है तो हम लोग जो है इसको प्लान कर सकते थे और बहुत अच्छी तरीके से हमारा ट्रेड बना था। ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस आती है और एक स्कोप बनाती है, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है, हमने यहाँ पे एंट्री करते हैं और बहुत ईज़िली यहाँ पे भी हम लोग जो है ये प्रॉफ़िट उठा सकते थे ईज़िली। आप लोग देख सकते हैं ये हमारा ये हुआ और यहाँ पे जो है आप लोग देख पा रहे हैं 1:6 के आस-पास का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था। ऑलमोस्ट 8 से 8.25 का एक टारगेट ये था और कितनी बड़ी कैंडल, सिर्फ़ 2 कैंडल 2 मिनट के अंदर जो है 50 पॉइंट आपके खाते में जमा हो चुके थे और इतना बड़ा मूव जो है आपके पास फिर से आ जाता। तो वो एक बहुत बड़ा मुझे रिग्रेट हुआ, बाद में मैंने देखा था उसको, ठीक है? बट कोई बात नहीं, हर एक चीज़ सिखाती है आपको कुछ ना कुछ, कोई बात नहीं है, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ समझना, उसके बाद क्या हुआ, जब मार्केट ने ईआरएल हंट कर लिया, अब मार्केट में देखोगे ये कैंडल बनी है तब 12:45 से लेकर कब क्लोज़ हुई है कैंडल? 1 बजे क्लोज़ हुई, ठीक है? तो समझो देखो यहाँ पे देखो 1 कहाँ बज रही है? 1 बज रही है यहाँ पे, देखो इस कैंडल पे जाके 1 बज रही है। अब ये 1 बजे वाली कैंडल कौन-सी है? जब मार्केट ने ये लो ब्रेक कर दिया। अब लो ब्रेक कर दिया इसका मतलब क्या है कि प्राइस जो है अब आईआरएल में जाएगी। ऑब्वियसली बात है, जब तक लो ही ब्रेक नहीं होगा किसी कैंडल का तो हम लोग कैसे कंफर्म करेंगे भाई मार्केट जो है आईआरएल में जाना चाहती है, नहीं जाना चाहती ना तब तक तो। इसलिए अब ये ट्रेड हम लोग प्लान कर सकते थे, क्योंकि इसका जो लो था ना इस कैंडल का बहुत नीचे था, तो उसके जाने के चांसेस बहुत कम थे मार्केट में, ठीक है? तो मार्केट में स्ट्रक्चर बुलिश था और ट्रेंड बुलिश था और हमारा ईआरएल हुआ था, तो मार्केट को आईआरएल लेना था। तो जब तक कोई कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता तब तक मार्केट आईआरएल ले नहीं सकती। अब मार्केट में यहाँ पे ये एफईजी मौजूद तो थी, ये आईआरएल मान सकते हैं, प्रॉपर आईआरएल है, लेकिन ये प्रीमियम जोन की आईआरएल है बाय करने के लिए। तो यहाँ से हम लोग जो है बाय नहीं करते हैं फॉर द सेफ्टी, ठीक है? तो लेकिन मार्केट ने क्या किया, देखो मार्केट ने यहाँ पे बॉस किया, इंड्यूसमेंट किया, अब ये हमारा चौक का लेवल था। अब यहाँ पे एंट्री कैसे होती? यहाँ पे देखो मार्केट ने चौक को स्वीप कर दिया, यहाँ पे क्या हुआ? चौक स्वीप हुआ और हमें यहाँ पे क्या मिला? स्वीप होने के बाद एक कैंडल ऊपर क्लोजिंग मिल गई। जैसे क्लोजिंग मिली यहाँ पे हम लोग एंट्री कर सकते थे, ये हमारा टारगेट हो सकता था और वो पूरा हुआ भी, ये भी आप लोग देख पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है? तो इसलिए जो है बाकी कोई दिक्कत नहीं थी, ये हमारा थर्ड ट्रेड था आज के दिन पे जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केट ने मूव दिया और अचीव हुआ। फिर अगेन मार्केट ने बॉस किया, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ईआरएल हो चुका, आईआरएल हुआ, आईआरएल के बाद मार्केट ने क्या किया? ईआरएल,
ईआरएल डन कर दिया। ईआरएल डन करने के बाद अब मार्केट को आईआरएल चाहिए। अब देखो आईआरएल मौजूद कहाँ-कहाँ पे है। अभी तक ये आईआरएल पेंडिंग है। ये ध्यान रखना ये यूज़ हो चुका है ये वाला आईआरएल क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये 5 पैसे से ये यूज़ हो गया था। ये आपको मैंने बताया भी था। ठीक है? तो अब ये आईआरएल पेंडिंग पड़ा हुआ है और कौन-सा पड़ा हुआ है? ये नीचे की ये वाला पड़ा हुआ है, ये वाला पड़ा हुआ है। ठीक है? तो ये हमारे आईआरएल्स क्या है? पेंडिंग पड़े हुए हैं। इनको आप लोग मार्क करके रख सकते हैं और इनको आप लोग डिलीट कर सकते हैं जो काम में आ चुके हैं। ठीक है? अब समझना यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे अब मार्केट में देखोगे आईआरएल और कहाँ पे है, ये देखो ये रहा, जस्ट इसके नीचे ही एक आईआरएल यहाँ पे भी पेंडिंग चल रहा है। क्या चल रहा है? जस्ट इसके नीचे ही हमारा एक आईआरएल भी पेंडिंग चल रहा है। आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे 790 मतलब प्राइस क्लोजिंग करिए कुछ यहाँ पे जाके प्राइस ने क्लोजिंग किया है। अभी तक हमारा आईआरएल जो है वो अनयूज्ड है। ठीक है? अब इसको समझना प्रॉपर तरीके से मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे कि मार्केट ने क्या लिया है 15 मिनट पे ईआरएल लिया है। अब ईआरएल लेने के बाद प्राइस को आईआरएल चाहिए। अभी तक प्राइस ने आईआरएल में डिप नहीं लिया है। ठीक है? ध्यान रखना। तो यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे या तो प्राइस गैप अप देगा, गैप अप में ही इस आईआरएल को यूज़ कर लेगा। गैप अप नहीं देता है, गैप अप नहीं देता है और मान लीजिए प्राइस खुलती है कुछ यहाँ पे कहीं पे। यहाँ पे कहीं पे खुलेगी ना तो प्राइस का जो है वर्क करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसके जस्ट नीचे हमारा इंड्यूसमेंट है और इसके जस्ट नीचे हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। जैसे हमें कोई कंफर्मेशन मिलता है, हम लोग बाय कर लेंगे। क्यों बाय करेंगे? स्ट्रक्चर बुलिश है एक तो हमारा क्या बुलिश है? स्ट्रक्चर बुलिश है। दूसरी चीज़ क्या बुलिश है हमारी? यहाँ पे आईआरएल मौजूद है। ठीक है? और आईआरएल के जस्ट नीचे हमारे क्या है पीओआई जोन्स हैं जहाँ से हम लोग बाय करने वाले हैं। जैसे कंफर्मेशन मिलेगी यहाँ से बाय करके टारगेट करेंगे ईआरएल तक का। समझ रहे हो? आईआरएल से ईआरएल की तरफ हम लोग क्या कर सकते हैं? प्लानिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप लोग ट्रेड करोगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी और कल एक्सपायरी के दिन आपका पहला दिन का जो सुबह का ट्रेड होगा ना वो भी सक्सेसफुल हो जाएगा और बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट भी देखने को मिल जाएंगे। ये जैसे मार्केट ईआरएल लेगा तो ऑब्वियस सी बात है इसके जस्ट ऊपर ही आईआरएल है तो मार्केट इसको भी यूज कर ही लेगा। मतलब आपका अल्टीमेट टारगेट 813 नहीं होगा 823 या 25 जो है आपका ये अल्टीमेट टारगेट हो जाएगा अगर आपको यहाँ पे एंट्री मिल जाती है कल के दिन पे एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में ध्यान रखना। स्टॉप लॉस बड़ा हो तो मत लेना, छोटा स्टॉप लॉस हो 10 से 15 पॉइंट का मैक्सिमम स्टॉप लॉस हो तो ले लेना, नहीं तो मत प्लान करना। ठीक है? कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मैं एनालिसिस से बता रहा हूँ कि कैसे काम करता है आईआरएल ईआरएल और 1 मिनट का स्ट्रक्चर कंबाइन करके। ठीक है? तो ये हमारा होगा कल का एक तो पहला प्लान। उसके बाद में जो मार्केट ईआरएल आईआरएल देगा तो वो तो आपको पता ही है कि मार्केट में आपको स्विंग हाइक्स को ईआरएल मार्क करना है और एफवीजीएस को आईआरएल मार्क करना है। मार्केट ने क्या यूज किया पहले, उसके बाद अब वो क्या यूज करने के लिए जाएगा वो आपको बस पता होना जरूरी है। ठीक है? और अल्टीमेट टारगेट कौन सा है हमारा ये भी है। और जैसे कि इसके अंदर भी हमारे पास दो एफवीजीज है, ये देखो ये वाली एफवीजीज है डेली टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट इसको भी यूज करके नीचे गिरना शुरू कर सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि मार्केट कई बार प्रीमियम में नहीं जाके यहीं डिस्काउंट जोन से गिरना शुरू कर देगा अगर मार्केट को जल्दी जल्दी गिरना होगा तो। ठीक है? बट हम लोग जो है सेफ सेलिंग के लिए इसका ही यूज करना पसंद करते हैं। ठीक है? ये मैं आपको जो है बस बता रहा हूँ। ये मेजर चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग मेजरली जो यूज करते हैं वो क्या है। ठीक है? तो ये सारी बात हो गई हमारे आज के एनालिसिस के बारे में, आज के ट्रेड्स के बारे में और कल के ट्रेड के बारे में है और कल का मार्केट किस प्रकार का हो सकता है उसके बारे में। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो के बारे में ज़रूर बताना दोस्तों, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। मैं आपके लिए इतने एफर्ट्स डाल रहा हूँ तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें और कोशिश ये करें कि हमारे जल्दी से क्या हो यहाँ पे सब्सक्राइबर्स को बढ़ोतरी मिले, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे कंसेप्ट लोगों तक पहुँचे, क्योंकि कंसेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, खुद के बनाए हुए कंसेप्ट है, किसी की टीपा-टिपी नहीं है मेरी ये। ठीक है? और खुद की जो लॉस मार्केट को देख के मैंने ये बनाए हैं ना, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं, क्योंकि ये इतने पावरफुल कंसेप्ट्स हैं क्योंकि आपको डेली मार्केट में काम करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है? डेली मार्केट में काम करते हुए दिखाई देंगे। मैं आपको बताता हूँ इसी कंसेप्ट के ऊपर मैंने गोल्ड में ट्रेड लिया था, जो अपना फंडेड अकाउंट की बात कर रहा हूँ मैं, उसी के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। इसमें इसमें भी सिर्फ 1 मिनट का स्ट्रक्चर जो है, मैं यहाँ पे आपको ट्रेड करता हुआ जो है यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है? इसमें जो है मैंने ये वाला ट्रेड लिया था एक तो यहाँ पे ईआरएल होने के बाद में। अब वीडियो खत्म हो चुकी है दोस्तों, जिसको देखना है वो देख लेना, बाकी लोग जा सकते हैं। ठीक है? टाइम वेस्ट करना मेरा वो नहीं है। तो यहाँ पे प्राइस ने ईआरएल लिया था और यहाँ पे जो है आईआरएल में आने के बाद में मैंने ये ट्रेड लिया था यहाँ पे, जब प्राइस ने यहाँ पे जो है इंड्यूसमेंट को स्वीप किया था इधर। ठीक है? ये इंड्यूसमेंट स्वीप किया था और यहाँ पे इसी कंफर्मेशन पे एंट्री लेके ये मेरा पहला ट्रेड हुआ था। ठीक है? यहाँ पे अपन ने ट्रेड ये बनाया था पहला गोल्ड का और दूसरा ट्रेड जो था मैंने यहाँ पे लिया था इसके ऊपर। ठीक है?
यहाँ पे मैंने लिया था, लेकिन इसमें जो है एक चीज़ हुई थी, वो बताता हूँ आपको मैं। प्राइस ने जो है यहाँ पे, ठीक है, ये ईआरएल हुआ था। अब आईआरएल जो था मेरा यहाँ पे, ठीक है, मैंने ईआरएल लिया। अब प्राइस ने मैंने इसको आईआरएल मान लिया था यहाँ पे, ठीक है, लेकिन अगर मैं दिखाऊं आपको ढंग से प्रॉपर तरीके से, तो इसमें क्या हुआ, डिस्काउंट जोन में जो था ये नहीं था, ठीक है, डिस्काउंट जोन में नहीं था। अब डिस्काउंट जोन में ना होने की वजह से यहाँ पे एंट्री तो करी, लेकिन मुझे छोटे मोटे प्रॉफिट के साथ, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकलना पड़ा यहाँ पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट जोन की नहीं थी। देखो, अब डिस्काउंट जोन में नहीं थी, इसके चक्कर में यहाँ पे क्या हुआ, छोटी मोटी बाइंग आई, फिर सेलिंग आ गई। तो जितने लोगों ने यहाँ पे बाइंग करी, वो सब लोग ट्रैप हो गए। अब यहाँ पे डिस्काउंट जोन में एफपीजी नहीं है, लेकिन डिस्काउंट जोन में हमारे पास में क्या है, ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है। आईआरएल तो हो चुका है यहाँ पे, लेकिन डिस्काउंट जोन में एंट्री होनी चाहिए, कहने का मकसद मेरा ये है। आईआरएल कोई सा भी हो सकता है, अगर इसमें नीचे आईआरएल होता तो भी बहुत बढ़िया होती, लेकिन ऊपर होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक एफपीजी होनी ही चाहिए उस लैग के अंदर। एफपीजी हो चुकी है, अब बस मार्केट को डिस्काउंट जोन से एंट्री करनी है, और डिस्काउंट जोन से मैं एंट्री करता तो मुझे अच्छा प्रॉफिट होता, लेकिन मैंने जस्ट इसको एनालिसिस में डाल दिया। फ्राइडे की बात थी, मैं रात भर बैठा था, मैं 12 बजे तक बैठा था मैं, और यहाँ पे जैसे मुझे इनसाइड बार दिखा, इनसाइड बार दिखते ही जैसे मुझे एक सीमेंट कैंडल दिखी, यहाँ पे एंट्री मैं कर सकता था, इसके नीचे का स्टॉप लॉस था, और टारगेट के लिए पूरा ये वाला हाई मेरे पास था, तो करने को मैं ये कर सकता था। सेम चीज मेरे पास आज के दिन की भी आई, देखो ये वाली चीज ये रही, इसको मैंने आगे कंटिन्यू किया, तो आगे मैं देखा इसमें गोल्ड के अंदर, ठीक है, जब मार्केट ने यहाँ पे ईआरएल ले लिया, ईआरएल लेने के बाद में अब प्राइस को क्या चाहिए था, आईआरएल चाहिए था, प्राइस ने कंटिन्यूसली हाई लगाया। अब आईआरएल यहाँ पे देखोगे, ये मौजूद थी हमारे पास में आईआरएल। अब ये मैंने क्यों मार्क करी, ये मार्क क्यों नहीं करी, क्योंकि यहाँ पे एक पुल बैक बना था। देखो यहाँ पे ये क्या था, ये पुल बैक था, ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये पुल बैक दिख रहा है छोटा सा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने हल्का सा पुल बैक लिया, लेकिन इससे इससे अपन को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज क्या है वो समझते हैं। मेन चीज ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये लगाया मैंने पुल बैक के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है डिस्काउंट जोन की, तो ये वाली है आईआरएल, ठीक है। और एक मैंने पुल बैक के लिए ये वाला पुल बैक भी मैंने यूज़ किया यहाँ पे, ये वाला लेग मैंने यूज़ किया। यहाँ पे देखोगे तो ये डिस्काउंटेड ज़ोन में ये भी आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने इसको जस्ट एज़ ए मार्किंग करी है कि भाई ये क्या वर्क करता है क्या इस तरीके का काम, ठीक है। तो उसके बिहाफ के ऊपर मैंने ये चीज़ चेक करी, एंड ये परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा शानदार रही। जैसे ही देखोगे डिस्काउंट ज़ोन में प्राइस आई, और हमारा ये स्ट्रक्चर भी था बॉस, और ये उसका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक भी जो था मेरा यहाँ पे आस-पास था। जैसे प्राइस ने यहाँ पे आया, इनसाइड बार क्रिएट किया, उसका हाई ब्रेक हुआ, एक सीमेंटेड कैंडल बनी, और देखोगे उसके बाद प्राइस ने इसका लो तोड़ा ही नहीं, और पूरा मार्केट ने ये पूरा हाई निकाल दिया यहाँ तक। सिर्फ 1 मिनट का स्ट्रक्चर और 15 मिनट का आईआरएल ईआरएल है, और कुछ भी मैंने इसमें एक्स्ट्रा चीज यूज नहीं कर रखी है दोस्तों। बता दूं मैं आपको, कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा यूज नहीं किया है। ये देखो आप लोग, यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है। तो इसी का यूज करके जो है आगे हम ट्रेड लेंगे आज के दिन पे भी, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।